जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट बोल लीजिए उसको। इस बार पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होने वाला है। क्योंकि इस बार क्या है, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। एक तो नेगेटिव मार्किंग है, दूसरा क्या है, आपको OMR शीट्स में 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहले तो 3 ऑप्शन मिलते थे आपको, ABCD। उसमें से आपको एक टिक करके आना होता था कोई भी। अगर आप उसको मतलब छोड़ देते थे, क्वेश्चन नहीं करना है तो उसको आप छोड़ भी सकते थे। लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। इस बार आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, ABCD और साथ में E ऑप्शन भी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इन केस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है तो आपको वहाँ पे ई ऑप्शन को क्लिक करके आना पड़ेगा, उसको ब्लैकन करके आना पड़ेगा। नहीं तो वो आपको नेगेटिव मार्किंग में काउंट हो जाएगा अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ के आते हो। तो अगर इन केस ब्लैंक छोड़ के आए आप, तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, जितनी भी आपको नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। और इस बार आपको पता है कि जैसे कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो हम अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे कितने क्वेश्चंस का, 90 क्वेश्चंस का। 90 क्वेश्चंस में क्या है कि आपके डिफरेंट सेक्शन से क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे कि आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे आपके जो जनरल अवेयरनेस है, 20 रहेंगे आपके हिंदी से, 20 रहेंगे आपके इंग्लिश से, 20 रहेंगे आपके मैथ्स से और 10 आपके रीजनिंग में से। कितने हो गए, 20, 40, 60, 80 और 10, 90 क्वेश्चन। इस हिसाब से आपका पैटर्न रहेगा इस बार। तो चलिए सबसे टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन बात करते हैं कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है। करंट अफेयर की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नाटो हाईलाइटेड है। क्यों हाईलाइटेड है, नाटो और यूक्रेन और रूस की वॉर की वजह से। तो नाटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, एक लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, लिखा हुआ है ना साफ, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो सबसे पहले आपको नाटो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नाटो की फुल फॉर्म है आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, इसका हेडक्वार्टर है आपका ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पड़ा आपका, कहाँ है, और ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है आपकी, बेल्जियम की। ये भी आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे आपका एक टॉपिक भी है कंट्रीज और कैपिटल करके, तो वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा। स्पेशल मेंशन किया हुआ है सिलेबस में कि कंट्री और कैपिटल से, और आपको उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंट्री और कैपिटल से और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स। तो आपको इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लेवल की पता होनी चाहिए और इंटरनेशनल लेवल की भी। तो चलिए आगे बात करते हैं हम। ये देखिए अगला क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है। तो मैक्सिमम लोग स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जिनेवा में काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कहाँ हैं, जिनेवा में। इंपॉर्टेंट है जिनेवा इसकी दृष्टि से। लेकिन स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है आपकी बर्न। कौन सी है स्विट्जरलैंड की राजधानी, बर्न। तो इसको कैसे टिक करके आओगे आप, एक सैंपल बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल OMR शीट दी होगी ना आपको, तो वहाँ पे ऐसे 3 ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, ABCD और साथ में E ऑप्शन लिए। अगर इन केस आपको पता है तो आपको तो यहाँ से ऑप्शन क्लिक करना है, अगर नहीं पता है तो E ऑप्शन क्लिक करके आना है। अगर आपको राइट आंसर देना है तो जैसे फॉर एग्जांपल राइट आंसर इसका हो गया A ऑप्शन, तो आपको A ऑप्शन क्लिक करके गोला करके आना है। ब्लैक और ब्लू पेन किसी का भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप इन केस इसको छोड़ के आगे पूरा, इन केस आपने छोड़ दिया ये, तो आपका नेगेटिव मार्क हो जाएगा। जितना भी था नेगेटिव आपका 0.25 है, जितनी भी नेगेटिव मार्क की है आपका नंबर कट जाएगा, नंबर कट जाएंगे। आगे बात करेंगे हम, बाईसाइकिल की खोज किसने की। ये टॉपिक क्वेश्चन आ गया आपका किस टॉपिक से, टॉपिक आ गया आपका इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी से। तो बाईसाइकिल की खोज किसने की, बाईसाइकिल की खोज की थी KP मैकमिलन ने। इसका राइट आंसर है KP मैकमिलन ने। कैसे याद किया था मैंने, इसको वीडियो में बताया था कि बाईसाइकिल क्या है, एक मैकेनिकल कंपोनेंट है। तो मैकेनिकल में मैकमिलन में क्या है, मैक और मिलन, मतलब मैकेनिकल कंपोनेंट के मिलन से जो चीज़ बनी वो बनी बाईसाइकिल। तो ऐसे याद रखना है। आगे बात करेंगे एनिमल पास कौन से ज़िले में है। एनिमल पास की बात करें तो एनिमल दर्रा की बात बोल रहा हूँ मैं। एनिमल दर्रा कौन से ज़िले में है, एनिमल दर्रा हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में है, एनिमल दर्रा है आपका कुल्लू ज़िले में। तो इसका राइट आंसर है कुल्लू। आगे बात करेंगे रूपी भाभा वन्य जीव सेंचुरी कहाँ है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है,
रूपी भाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। कहाँ है रूपी भाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज कैसे भी क्वेश्चन आएगा, वो उसमें स्पेशल मेंशन किया हुआ है सिलेबस में। तो लिखो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे आपका मनाया जाता है 8 मई को। क्यों मनाया जाता है 8 मई को। इनके फाउंडर थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, रेड करके था उनका नाम, रेड आगे कुछ करके। तो उनके बर्थडे वाले दिन वो भी क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। और वो रेड क्रॉस का आपका कहाँ है हेडक्वार्टर, कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आप फाइंड आउट करना कि कहाँ है, ये आपके लिए क्वेश्चन। रेड क्रॉस कहाँ है इसको आप बोलना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है रेड क्रॉस, आपने सुना होगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपने बताना है कि कहाँ है। आगे बात करेंगे पेन होल्डर ग्रिप किस खेल से संबंधित है। देखो 4 ऑप्शन दिए हो रहेंगे आपको, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ और बेसबॉल। इनकेस आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो ई ऑप्शन क्लिक करके आना है, खाली नहीं छोड़ना है। इसका राइट आंसर क्या है वैसे, इसका राइट आंसर है आपका टेबल टेनिस। आगे बात करेंगे धन्वंतरी पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस फील्ड में जाता है, ये किससे आ गया आपका क्वेश्चन, ये आ गया आपका अवार्ड से। एक आपको वहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, सिलेबस देखोगे अवार्ड्स और आपका बुक्स एंड ऑथर करके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी दिया हुआ है क्वेश्चन। तो धन्वंतरी पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है। तो धन्वंतरी कौन थे हमारे, धन्वंतरी हमारे पुराने क्या माने जाते हैं, सर्जन माने जाते हैं, सबसे पहले सर्जन माने जाते हैं धन्वंतरी जी। तो उनका कहाँ है, सर्जन से जैसे रिलेशन हो गया, तो सर्जरी किस फील्ड से रिलेटेड होगी आपकी, चिकित्सा फील्ड से। तो कौन सी फील्ड में दिया जाएगा, चिकित्सा में, यानी कि मेडिकल फील्ड में दिया जाता है आपका धन्वंतरी पुरस्कार। आगे बात करेंगे हाइड्रोजन बॉम्ब की खोज किसने की। इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉम्ब किसने बनाया था, अलेसांड्रो बोल्टा ने, एडवर्ड टेलर ने, ई टॉर्रिसेली ने, माइकल फेराडे ने। तो आपको पता होना चाहिए किसने की थी। तो किसने की थी, एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बॉम्ब की खोज किसने की थी, एडवर्ड टेलर ने। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से आपको 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इस टॉपिक को आप क्लियर कर लें। डिस्कवरी, तो इसमें इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या करना है आपको फिजिक्स की इन्वेंशन है वो पता होनी चाहिए, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की पता होनी चाहिए, आगे आपको पता होनी चाहिए बायो की पता होनी चाहिए कि कौन से इन्वेंशन किसने की है, और आपको किस फील्ड के, किस फिजिक्स की कौन से ब्रांच के कौन उसके फादर हैं उनका भी पता होना चाहिए थोड़ा सा। आगे बात करेंगे विद्युत बैटरी की खोज किसने की। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, किसने की थी, अलेसांड्रो बोल्टा ने। विद्युत बैटरी की खोज किसने की थी, अलेसांड्रो बोल्टा ने। देखो क्वेश्चंस आएंगे आपको आसान टू मॉडरेट आएंगे, क्योंकि स्पेशल में सिलेबस में मेंशन किया हुआ है 10th लेवल का। आपको देखो वहाँ पे हिंदी 10th लेवल की, इंग्लिश 10th लेवल की, मैथ्स 10th लेवल का, थोड़ा सा जीके और इसके क्वेश्चन आएंगे आपको थोड़े से मॉडरेट लेवल के। इतना भी हार्ड पेपर नहीं आएगा, 90 मार्क्स का है, आपको टाइम भी कम है, तो थोड़ा सा आसान ही पेपर आएगा, लेकिन घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। आगे बात करेंगे पंचतंत्र बुक के लेखक कौन हैं। तो कौन है पंचतंत्र के बुक के लेखक, रसखान है, अमर सिंह है, विष्णु शर्मा है या सूरदास है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका सी, विष्णु शर्मा। आगे बात करेंगे हम नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये फिर क्वेश्चन आ गया आपका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो मैंने नाटो का पूछा था, तो वो आ गया आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब नीति आयोग क्या है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग। तो उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, मुंबई में, पुणे में, देहरादून में, दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली में। कहाँ है, नीति आयोग का दिल्ली में है उसका हेडक्वार्टर्स। आगे बात करेंगे हम ऋषिकल्पी मार्ग कहाँ पर स्थित है। तो ऋषिकल्पी मार्ग स्थित है आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। जियोग्राफी आपको वहाँ पे लिखा हुआ है। अब जियोग्राफी लिखा हुआ है ना सिलेबस में, तो जियोग्राफी में आपका सब कुछ आएगा। जियोग्राफी में आपकी लेक्स आएंगी, जियोग्राफी में आपके जो भी ग्लेशियर्स हैं वो आएंगे, नदियाँ आएंगी, आपके ज़िले आएंगे, कौन से ज़िला कहाँ स्थित है। तो जियोग्राफी काफ़ी बढ़िया है हिमाचल की, तो आपको वो पूरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ऐसे छोटा सा टॉपिक नहीं है, एक शब्द लिख दिया गया जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है। और वहाँ पे ऐसे भी लिखा हो कला भी है, शायद कला और संस्कृति भी है, तो ये दोनों मिला के काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है हिमाचल का। तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। झरने आगे, फॉर एग्जांपल झरने कहाँ हैं आपके, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेक्स कहाँ आ गई, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ हैं आपके,
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कहाँ हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहाँ हैं आपकी, वो सब क्या आ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी में ही आ जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने ढंग से प्रिपेयर करना है। आगे बात करेंगे नाबार्ड स्टैंड फॉर। तो नाबार्ड का नाम आपने सुना ही होगा, मैक्सिमम देखा होगा आपने, लिखा होगा नाबार्ड के अंतर्गत नाबार्ड के अंदर ऐसा बोर्ड लगा होता है ना, सड़कों पे लिखा होता है नाबार्ड के अंतर्गत या निर्माणाधीन नाबार्ड के अंतर्गत, तो ये वही वाला नाबार्ड है। क्या फुल फॉर्म है नाबार्ड की? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एशियन रिसर्च डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रो रिलेटेड डेवलपमेंट। तो इसकी क्या फुल फॉर्म है आपकी? इसकी फुल फॉर्म है आपकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये है, देखो रूरल ऐसे याद रखना है, रूरल है क्यों, जैसे मैंने आपको बताया बोर्ड्स पे लिखा होता है नाबार्ड के अंतर्गत निर्माणाधीन। आगे बात करेंगे हम रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पे है। सॉरी यहाँ पे कौन लिखा गया है, ये कौन है, कौन सी नदी पे स्थित है। तो रोंगटोंग कहाँ है आपका? डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? लाहौल स्पीति में। कौन सी नदी पे है ये? स्पीति नदी पर। रोंगटोंग परियोजना किस नदी पे है? लाहौल स्पीति में, स्पीति नदी पर। आगे बात करेंगे हम बुंडा पर्व कुल्लू के किस गांव से जुड़ा है। इंपॉर्टेंट है, देखो ये आ गया आपका हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति से, कला और संस्कृति से। तो कला और संस्कृति में क्या 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 आ जाएगा आपका? कला और संस्कृति में आपकी हिमाचल प्रदेश की भाषाएं आ जाएंगी। देखो कला एंड संस्कृति में बताता हूँ आपको क्या क्या आ जाएगा। आपकी हिमाचल प्रदेश की आ जाएगी उसमें लैंग्वेजेस और धर्म आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से धर्म हैं। आगे मंदिर आ जाएंगे, कौन कौन से मंदिर हैं। मस्जिदें आ जाएंगी, कौन कौन सी मस्जिदें हैं। मंदिर, मस्जिदें, गुरुद्वारे, सब कुछ आ जाएगा। वो किस में आएगा आपका? कला और संस्कृति टॉपिक में। आगे हाँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और भी है उसमें, मेले त्योहार, वो भी किस में आएंगे? कला और संस्कृति में। तो हिमाचल जी के आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें से, उस टॉपिक में से, और 20 में से कम आपको 10 नंबर तो आपको हिमाचल जी के देखने को मिलेंगे। ये 10 नंबर आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता नहीं है हिंदी, इंग्लिश और मैथ किस लेवल का आएगा, रीजनिंग, पर ये 10 नंबर तो आपको पक्के करने पड़ेंगे आपको हिमाचल जी के कम से कम। तो भुंडा पर्व किस गांव से जुड़ा है? भुंडा पर्व जुड़ा है आपका निरमंड गांव से। किस गांव से? निरमंड गांव से, सभी को पता होगा। आगे बात करेंगे पांगी में बसे तिब्बती लोग किस नाम से जाने जाते हैं। देखो हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी से या कला और संस्कृति से मान लो इसको क्वेश्चन, तो किस नाम से जाने जाते हैं? जोमो, लांबा, जायद या भोट। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? भोट। किस नाम से जाने जाते हैं? भोट नाम से जाने जाते हैं। आगे बात करेंगे हम कुंभ का अर्थ क्या होता है। जैसे कुंभ मेला भी लगा हुआ है अभी, तो करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऐसे आसान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे। तो कुंभ का अर्थ क्या होता है? देखो कुंभ क्या है? कुंभ क्या आपकी एक जोडिक साइन भी है, राशि भी है। तो आप राशियाँ पढ़ते होंगे अखबार में, तो वहाँ पे कुंभ का साइन लिखा होता है, ऐसे कलश जैसा बना हुआ होता है। तो कुंभ का अर्थ क्या है आपका? कलश। काले जीरे की पैदावार कौन से ज़िले में होती है? तो काले जीरे की पैदावार होती है मंडी में या कुल्लू में या शिमला में या किन्नौर में। तो इसका राइट आंसर है आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। यहाँ से डी को आप गोल करके आओगे बिल्कुल। तो ये हो गया हमारे लास्ट सेक्शन से क्वेश्चन, जो था कि आपका हिमाचल जी क्या आएगा उसमें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, हेडक्वार्टर्स आएंगे, फिर इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आएंगी। तो उसमें से हो गए आपके 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन आपके हो गए उस सेक्शन में से, लास्ट सेक्शन जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। अब आ गया आपका मैथ्स का सेक्शन। तो मैथ्स का सेक्शन ऐसा है कि आपको ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे उसमें, ट्रिकी, लेंथी भी नहीं आएंगे क्योंकि टाइम भी उतना ही है। तो ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ट्रिकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। लेंथी भी नहीं होंगे, आसान होंगे, लेकिन ट्रिकी होंगे। तो आपको ऐसे दिमाग लगा के ट्रिक सॉल्व करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगा के। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9। तो 9 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं? जैसे 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 18, 9 3 27, 9 4 36। तो जिनके अंत में ये शब्द आए तो वो 9 से डिविजिबल होते हैं। तो आप इसको सीधा वो करने लगोगे ना, सीधा मतलब डिवाइड करने लगोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपका, 5 मिनट तो इसी क्वेश्चन में लग जाएंगे। तो इसको एक ट्रिक है कि आप कैसे करोगे, इन सभी नंबर्स को सम को जोड़ लोगे, और जो नंबर 9 से डिवाइड होता है ना, सम करके जो आता है, जो 9 से डिविजिबल होगा तो वो उसका आंसर होगा। फॉर एग्जांपल 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 4 21, 5 कितना हुआ 26, 26 और 8 कितना हुआ 26 8 34। आगे बात करेंगे 8 6 14, 15, 15 2 17, 17 3
20 20 4 24 24 8 32। आगे बात करेंगे 6 2 8 8 3 11 11 4 15 15 5 20 8 28 28 और 8 36 4 3 7 8 7 15 16 16 और 8 24 24 2 26 26 और 8 कितना हुआ 34। तो 9 से देखो क्या डिवाइड है, 9 9 2 18 9 3 27 9 चौके 36, क्या डिवाइड हो रहा है इधर से 36 पूरा डिविजिबल हो रहा है देखो। तो ये नंबर भी क्या होगा आपका 9 से डिवाइड होगा, चाहे आप करके देख लो इसको। 62 34 588, इसको आप डिवाइड करके देखो 9 से तो कितना आएगा, इसको पूरा डिवाइड करके आप देखोगे तो आपका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा आपका 6927। तो ये पूरा आपका डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे आपने इसको वो करना है कि ट्रिक लगा के आपने सॉल्व करना है। आगे बात करेंगे ए कार कवर 300 किलोमीटर इन 15 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। तो क्या बोला हुआ है कि 300 किलोमीटर कितने में करती है 15 आवर्स में। तो देखो क्या बोला है स्पीड क्या होता है, पहले स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए आपको, स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए। स्पीड का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना आया, डिस्टेंस कितना था 300 बटा 15, तो कितना आया 15 300 को करके 20 किलोमीटर पर हावर। तो आंसर आया आपका 20 किलोमीटर पर हावर ए। अगर आपको नहीं भी पता है तो नॉर्मल सी बात है ये, मतलब समझने वाली बात है कि 15 घंटे में 300 किलोमीटर चली तो कितनी स्पीड हुई 15 कितनी हुई 20 किलोमीटर ही हुई ना। देखो 1 घंटे में चल गई 20 किलोमीटर, तो 15 घंटे में कितनी चली 15 दूनी 300 किलोमीटर। क्लियर है। आगे बात करते हैं, देखो ए ट्रेन इज गोइंग एट द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर हावर, इट्स स्पीड इज। देखो अब स्पीड पूछी हुई है आपकी, देखो यहाँ किलोमीटर पर हावर है और यहाँ है आपका मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ कैसे पूछी हुई है आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में। तो देखो कैसे करोगे, 1 हावर में कितना लिखा हुआ, 1 हावर में आया आपका 180 किलोमीटर। इतना सा टाइम मिलेगा आपको। देखो 1 हावर में कितने होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना आया 180 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना आया 1 मिनट में कितना आया 180 बटा 60 किलोमीटर, तो कितना आया 6 3 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितने होते हैं 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड में कितनी चली 3 किलोमीटर मीटर। और 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 60 सेकंड में कितनी चली, देखो 3000 मीटर। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। अब 1 सेकंड की बात करें, 1 सेकंड की बात करें अब, तो 1 सेकंड में कितनी होगी 3000 डिवाइडेड बाय 60, तो 6 पंजे 30 और आ गया आंसर 50 मीटर पर सेकंड। देखो इतना सा टाइम लगना चाहिए क्वेश्चन को, ये भी ज़्यादा हो गया थोड़ा सा समझाने में। तो इसका आया आंसर 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो ऐसे होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व जल्दी। आगे बात करेंगे, देखो क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर क्यूब, द डायगोनल वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। तो अनदर डायगोनल उसका फाइंड आउट करना है कि आपको एरिया दिया हुआ है किसी डायगोनल का इतना है, कितना किसी रोम्बस का एरिया दिया हुआ है आपको 240 सेंटीमीटर क्यूब, और एक डायगोनल दिया हुआ, ये आपका एरिया आ गया, और डायगोनल दिया हुआ D1 दिया हुआ आपका कितना 16 सेंटीमीटर। अब आपको वहाँ पे मेंसुरेशंस के फार्मूले आने चाहिए कि रोम्बस का क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है आपका एरिया ऑफ RHOM/BSUS। तो रोम्बस का एरिया होता है आपका 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो देखो एरिया तो दिया हुआ आपको 240। क्लियर। आगे क्या है 1/2, D1 भी दिया हुआ आपको 16, D2 यहाँ से निकल जाएगा आपका 240, 14 दूनी कितने हुए 14 दूनी 48 डिवाइड बाय 16, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। तो कितना आंसर आया आपका 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ना शायद, हाँ 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही रहेगा। तो कितना आंसर आया इसका आंसर आया आपका 30 सेंटीमीटर। आगे बात करते हैं, देखो ऑल 6 फेसेस ऑफ क्यूब्स आर। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब आपको पता ही है जिसके क्या होते हैं चारों साइड्स इक्वल होती हैं। क्यूब अब स्क्वायर और क्यूब का पता ही है ना। तो क्यूब और क्यूबाइड हो गया, जैसे क्यूब की चारों साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं। और रेक्टेंगल की ऐसी बात करें तो आमने सामने वाली साइड है, लेंथ आपकी बराबर होगी, इधर विड्थ बराबर होगी। तो क्यूब की द ऑल 6 फेसेस ऑफ क्यूब आर, तो आपके 6वें फेस क्या होंगे क्यूब के, 6वें फेस क्या होंगे आपके आइडेंटिकल। इसका आंसर होगा आइडेंटिकल।
आगे बात करते हैं, देखो ए सिलिंड्रिकल पेंसिल शार्पन्ड एंड वन एज इज कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो कुछ भी नहीं है तो ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी है ना क्वेश्चन, है कुछ भी नहीं, देखा है ए कोन ऑफ एंड सिलेंडर, फ्रस्टम ऑफ कोन एंड सिलेंडर, ए हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर और टू सिलेंडर। तो है ट्रिकी जैसा क्वेश्चन, है कुछ भी नहीं। तो क्या पूछा हुआ है इसमें, ए सिलिंड्रिकल पेंसिल, देखो पेंसिल कैसे होती है, ऐसे होती है थोड़ी सी आपकी, पीछे से ऐसे बना होता है और आगे से, जब पेंसिल बिल्कुल वो ना की गई हो तो ऐसी होती है ना, ऐसी होती है पेंसिल, ऐसी होती है ना, ऐसी और ऐसी, ठीक है। जब आप इसको शार्पन्ड कर दो तो शार्पन करके आपका एज कैसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है, यहाँ पे आपकी टिप जैसी बन जाती है, ये बन जाती है आपकी टिप जैसी बन जाती है। तो देखो अब दो चीज़ें होगी इसमें, इसमें हो गया आपका ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका कोन रहा, और ये वाला हिस्सा पीछे वाला क्या रहा आपका, ये पीछे वाला हिस्सा तो आपका सिलेंडर ही रहा, सिलेंडर रहा ना। पहले तो एक ही चीज़ थी, एक चीज़ थी ना पहले ए थी, अब इसको शार्पन कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, शार्पन करके तो लेंथ घटेगी ना पीछे को, मैंने आगे को लगा दिया ये वाला, तो ये बी भी हो गया। तो ये क्या बन गया, कोन प्लस सिलेंडर, क्या बना, कोन प्लस सिलेंडर। तो आंसर आएगा आपका कोन एंड सिलेंडर का जो आएगा आपका कॉम्बिनेशन आएगा। क्लियर। आगे बात करेंगे, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच is placed over another cylinder of same height and radius, the total area thus formed is, देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेंसुरेशन के आपको फार्मूले पता होने चाहिए, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको मेंसुरेशन के फार्मूले पता होने चाहिए। तो क्या फार्मूला है, सबसे पहले एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ सिलेंडर का, देखो एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ सिलेंडर का, एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये फार्मूला है एरिया ऑफ सिलेंडर का, इसको आप नोट कर लीजिए। मेंसुरेशन के फार्मूले आपको अब सब आने चाहिए। जब इसको खोलोगे तो क्या आता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये आता है इसको खोल के। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, एक सिलेंडर है आपका, देखो सिलेंडर कैसे बनता है, एक सिलेंडर है आपका रेडियस, ये सिलेंडर है आपका, ये सिलेंडर है आपका, इसकी रेडियस आई आपकी आर और हाइट आई आपकी, रेडियस आई, हाइट आई एच, इज प्लेस ओवर अनदर सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एंड रेडियस। तो इसके ऊपर क्या कर दिया गया, एक और सिलेंडर रख दिया गया, एक और सिलेंडर रख दिया गया, ऐसे एक और सिलेंडर रख दिया गया इसके ऊपर। देखो क्या किया गया कि आपका एक छोटा ऐसे सिलेंडर था, इसके ऊपर एक और सिलेंडर रख दिया गया, ऐसे रख दिया गया। तो इसकी देखो रेडियस तो वही रहेगी, पहले कितनी थी इसकी, यहाँ पे एच आ गया, आपकी हाइट आ गई, यहाँ पे रेडियस आ गई, तो यहाँ पे एच आ गया, देखो एच और हाइट बढ़ी। इसका क्या हुआ, सिर्फ हाइट बढ़ी, हाइट कितनी, रेडियस उतनी रही, क्योंकि इसके ऊपर प्लेस कर दिया ना इसको, तो रेडियस तो वही रही, ऊपर से भी नीचे से भी रेडियस तो सेम रही, लेकिन रेडियस तो क्या रही, सेम, लेकिन क्या हुआ आपका एच जो हाइट कितनी होगी आपकी 2h होगी, बस इतना सा फर्क आया। तो आपको क्या बताया मैंने, फार्मूला क्या बताया, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये था पहले फार्मूला। तो यहाँ पे दो सिलेंडर हो गए तो क्या करोगे, 2 पाई आर, रेडियस तो सेम रही, आर प्लस हाइट कितनी होगी, एच प्लस एच कितना हो गया, उधर एच प्लस एच कर दो, 2h हो गए तो कितना हो गया, 2h हो गया। तो इसको क्या करोगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 पाई आर एच। तो ये देखो ऑप्शन ढूंढना पड़ा आपने, कहाँ है, 4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन है, इसका आंसर डी है। क्लियर है। तो ये आ गया आपका आंसर, आ गया इसका डी। कौन सा आंसर आया आपका, ये वाला। तो ऐसे बिल्कुल मतलब सॉल्व करना है आपको क्वेश्चंस। आगे लिखा हुआ बाय सेलिंग ए टीवी फॉर 1056 रमन लूसेस 12%, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस में से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके आपके फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, तभी मैं बोल रहा हूँ लेंथी सिलेबस से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं ग्राउंड के पीछे लगे रहो, ग्राउंड आपका निकल जाएगा। तो ग्राउंड के बाद देखो कॉस्ट प्राइस का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज, इसको आगे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। अगर आपको गेन हुआ है तो यहाँ पे गेन परसेंटेज आएगा, अगर आपको लॉस हुआ है तो क्या आएगा, लॉस परसेंटेज। लॉस होने की स्थिति में यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। दो फार्मूले हैं कॉस्ट प्राइस के, देखो ये अगर आपको गेन हुआ है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर लॉस हुआ है तो नेचुरली क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो रमन लॉस हुआ है 12%, तो इस फार्मूले में फिट कर दो उसको, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 12, सॉरी माइनस आएगा क्योंकि लॉस हुआ है, 12 आया, मल्टीप्लाइड बाय क्या था आपका सेलिंग प्राइस कितना था 1056। तो इसको आप कैसे करोगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1056 डिवाइड बाय 100 माइनस 12, 88 आया आपका,
मल्टीप्लाइड बाय जितना 1056। अब इसको काट पीट के आपका आंसर आएगा लगभग 88, इसको काटो आप तो इसका आंसर आएगा आपका 1200। तो इसका देखो 1200 है ऑप्शन में, ये है आपका डी ऑप्शन 1200, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका डी। तो ये आपके फार्मूले याद होने चाहिए तभी आपको होगा। अगर आप और किसी तरीके से करने लगोगे, इसमें देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, थोड़ा सा जमा घटा हुआ है बस इतना सा, तो आपको ये क्लियर होने चाहिए फार्मूले। तब मैं बोल रहा हूँ सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे, देखो लिखा हुआ ए शर्ट कॉस्ट वाज 64 आफ्टर 20% डिस्काउंट, इट्स ओरिजिनल प्राइस इज। तो क्या बोला हिंदी में समझेंगे तो कि एक कमीज का मूल्य कितना है, 64 रुपये है। 20% डिस्काउंट देने के बाद कोई दुकानदार के पास गया, जैसे मैं गया तो मेरे को उसने 64 रुपये पे दे दी वो, और उसने साथ में बोला कि तेरे को मैंने 20% डिस्काउंट पे दी है। तो मेरे को ओरिजिनल प्राइस उसका फाइंड आउट करना है कि अब पूछो कि इसका ओरिजिनल प्राइस क्या था। ये तो डेली लाइफ का क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे इसको। मान लो ठीक है, कितने की है, पहले कमीज मान लो कितने की है, 100 रुपये की है। ऐसे फटाफट ट्रिक लगा के होता है, 100 रुपये की है, 20% डिस्काउंट दिया तो कितना हुआ, 80 रुपये में आई। 20 रुपये में फॉर एग्जांपल 100 पे 20% डिस्काउंट हुआ तो नेचुरल सी बात है कितना है आपका, 80 रुपये। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 80 रुपये। तो ओरिजिनल प्राइस क्या आएगा, 100/80 मल्टीप्लाइड बाय 64, ये आएगा आपका आंसर। तो इसको काटो पीटो कितना बनता है, 8, ये गए 8 8 64, तो 80 आ गया आपका ओरिजिनल प्राइस आया। तो देखो 80 आया आपका ओरिजिनल प्राइस। तो देखो ओरिजिनल प्राइस था 80, उसका 20% डिस्काउंट निकाल लो आप, तो आप 80 का 20% भी निकालोगे ना, उसका 20% डिस्काउंट निकालोगे तो आपका आंसर 64 बनेगा। इसको आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं आपके, क्लियर। आगे बात करेंगे 22% ऑफ 64 इज, देखो नहीं ऐसे लिखा हुआ 22% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ 364, इधर है माइनस, ठीक है, इक्वल टू 23। तो इसको क्या कैसे करना है आपने, ये माइनस है आपका, माइनस ना कि फिल इन द ब्लैंक माइनस, तो इसको उधर ले जाओ, ठीक है। या फॉर एग्जांपल यहाँ -x कर लो, आपकी मर्जी है, -x करोगे तो कैसे आएगा, 22% की जगह आ गया आपका 100 मल्टीप्लाई 364, ये आ गया आपका प्लस है, इधर आ गया माइनस, और इधर जाके हो गया ये x हो गया आपका प्लस का। तो 22/100 गुणा 36 माइनस 23, इसको आप सॉल्व करो तो इधर आया आपका 2 डंडे गए ये, तो ये आया आपका 0.22 मल्टीप्लाई 364 माइनस 23। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करो और इसको माइनस कर दो, तो इसका आंसर बनता है आपका 57.08। तो आंसर आएगा आपका इसका 57.08। चाहे आप इसको सॉल्व करके देख लो, ये आंसर है इसका बी। तो ऐसे ट्रिकी से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बस थोड़ी सी आपको ट्रिक यूज़ करनी है। आगे बात करेंगे, देखो ए ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, ये तो देखो डेफिनेशन भी है, जिसकी दोनों साइड्स इक्वल होंगी ट्राइंगल की, उसको क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे आप आइसोसेल्स, क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल। टाइम का भी ध्यान रखना है साथ में पेपर में, इसलिए आपको 2-3 मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे। इफ़ ABC इज एन इक्वलेटरल ट्राइंगल देन ईच एंगल इक्वल टू, इक्वलेटरल ट्राइंगल है एक, जिसकी तीनों भुजाएं ऐसी हैं, तो इसके इक्वलेटरल ट्राइंगल, तो आपको पता है ट्राइंगल के सभी एंगल्स का जोड़ कितना होता है। फॉर एग्जांपल ये एक एंगल आ गया, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल आ गया, तो एक x प्लस दूसरा भी x है, तीसरा भी x है, तो इसका कितना जोड़ होता है 180। तो इसको क्या करेंगे 3x इक्वल टू 180, तो x क्या आएगा 180 डिवाइडेड बाय 3, कितना आंसर आया आपका 60। कितना आंसर आ गया आपका x का 60। तो एक साइड कितनी आ गई आपकी 60 डिग्री की। क्लियर है ये आंसर। आगे बात करेंगे, देखो द मोड एंड मीन इज गिवन बाय 7 and 8 रिस्पेक्टिवली, देन द मीडियन इज। तो आप कैसे निकालोगे इसको, इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, सभी को फार्मूला पता होना चाहिए। वो क्या, मोड मिड मीडियन का आपको फार्मूला याद होने चाहिए। मोड का फार्मूला क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा 10th तक के लेवल में है ये 3 मीडियन। तो इसी से आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अगर आपको मीडियन निकालना है फॉर एग्जांपल, तो क्या फार्मूला आएगा 3 मीडियन बराबर है मोड प्लस 2 मीन, ऐसे आएगा। अगर आपको मीन निकालना है तो क्या आएगा, तो मीन निकालना है तो कैसे आएगा मोड माइनस 3 मीडियन डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू मीन। तो ऐसे आपको फार्मूले निकालने हैं। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, मोड एंड मीडियन दिया हुआ है, मोड एंड
मोड एंड मीन दिया हुआ है। मोड कितना दिया हुआ है आपको 7 और मीन कितना दिया हुआ है 8। तो क्या फार्मूला क्या निकालना है आपको, मीडियन निकालना है। तो मीडियन का क्या फार्मूला होता है, तो मीडियन बनता है आपका उस फार्मूले से, क्या मैंने बताया आपको, मोड प्लस 2 मीन डिवाइडेड बाय 3। तो इसमें फिल करो तो मीडियन क्या आएगा, मोड क्या है, मोड है आपका 7 प्लस 2 मीन का कितना बना 8 दूनी 16 बटा 3, 16 16 6 22 23 23 बटा 3। तो आंसर है आपका 23 बटा 3 ये, ठीक है, क्लियर। आगे बात करेंगे द मीन ऑफ डाटा इज। अब इसमें देखो डाटा दिया हुआ कुछ 4 10 5 9 12, इसका मीन निकालना है। देखो पहले टर्म देखो 1 2 3 4 5, कितनी टर्म है आपकी 5 टर्म है। तो मीन कैसे निकलेगा आपका, इस सारा को टोटल करके 1 4 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 12 10 4 14 5 19 19 19 10 29 28 28 2 30 30 डिवाइडेड बाई 5 30 बटा 5 कितना है आपका 6। तो आंसर है आपका 4 10 4 14 14 5 19 19 10 यहाँ पे 12 है तो कितना आया 12 12 10 22 21 21 5 26 26 10 36 4 40 आया, 40 आया 30 नहीं 40 आया। 40 बटा 5 कितना आया आपका 5 8 40। तो आंसर आया आपका 8, ये है आपका आंसर। तो ऐसे आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। आगे ए डाइस इज थ्रोन इज इन द एयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज। डाइस का सभी को पता है, वो क्या पासा बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पासा, लूडो गेम वाला पासा। तो उसको क्या करा है आपको एयर में फेंका, उसमें कितने नंबर होते हैं आपके, देखो 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 3 और 5। कितने आए ऑड नंबर आपके, टोटल नंबर कितने आ गए आपके, टोटल नंबर आए आपके 6 और ऑड नंबर कितने आए, ऑड नंबर आए आपके 3। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आई आपकी 3 बटा 6, 3 बटा प्रोबेबिलिटी है आपकी 3 बटा 6। तो 3 बटा 6 कितना आया 1 बटा 2। तो आंसर आया आपका फर्स्ट ऑप्शन 1/2। आगे बात करेंगे हम, अ फिश टैंक हैज़ 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश टेकन आउट अ मेल फिश इज। तो क्या बोला है, 5 क्या है मेल फिश हैं और 8 क्या है फीमेल। तो टोटल फिश कितनी होगी आपकी, देखो टोटल कितनी होगी 8 5 13, टोटल कितनी हुई 13। और क्या बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट अ मेल फिश। तो मेल फिश को निकालने की प्रायिकता क्या है मेल फिश को। तो टोटल कितनी आई आपकी, टोटल फिश आई आपकी 13 और मेल फिश आई आपकी टोटल 5। तो 5 बटा 13 आया, देखो कहीं दिख रहा है आंसर, तो 5 बटा 13, देखो 13 बटे 5 भी दिया हुआ है, लेकिन आपको 5 बटे 13 है इसका आंसर। ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे हम, देखो क्वेश्चन है विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा ही है ना क्वेश्चन। तो देखो विच नंबर इज डिविजिबल बाय 11, यहाँ पे होना था विच नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय, परफेक्टली मतलब पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो आप इसको करके देख लीजिए, 11 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 11 का पड़ा 11 11 11 22 11 33, तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। देखो 6 डिवाइड हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। तो ऐसे तो आपकी गेम नहीं बन रही है, आपको पता नहीं लगेगा कैसे है। तो इसको छोटा सा नंबर है, यहाँ क्या आप दिमाग लगाओ, फटाफट इसको डिवाइड करने लग जाओ। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 1452, जो पूरा आपका डिवाइड हो रहा है। इसको आपको 1 मिनट का टाइम है, फटाफट आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, जब आपने पूरी प्रैक्टिस की होगी। आगे बात करेंगे हम, देखो क्वेश्चन है इफ P रेशो Q, रेशो का क्या मतलब होता है, P डिवाइडेड बाई Q कितना है 3/4, और क्या है Q रेशो R कितना है 8/9। देन P रेशो R पूछा है। तो क्या पूछा है आपको, ये दिया हुआ है, अब पूछा है P रेशो R कितना होगा। तो ऐसे कैसे करोगे आप, यहाँ फटाफट दिमाग लगाना है आपको, या आप उसको प्लस करके देखो या इसको माइनस करके, क्या कौन सा लगेगा इसमें, प्लस देखो माइनस देखो डिवाइड करके देखो मल्टीप्लाई देखो। जैसे देखो आप मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई में देखोगे तो परफेक्टली आपका वो आ रहा है P मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R। देखो तो इससे ये कट रहा है ना, तो क्या बचेगा आपका P रेशो R बच रहा है ना मल्टीप्लाई करके। तो ऐसे ही करो आप इसको, 3/4 मल्टीप्लाई 8/9, तो कितना है 4 दूनी 8 3 दूनी 6/9 आंसर आया। तो 6/9 कितना है आपका 3 2 6 3 3 9, तो 2/3। तो इसका आंसर आया आपका
2:3। तो ऐसे फटाफट सॉल्व करने हैं आपको क्वेश्चंस मैथ के। तो थोड़े से ट्रिकी होंगे, लेकिन लेंथी नहीं होंगे, लेकिन ट्रिकी होंगे। आगे बात करते हैं। देखो, ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। नहीं, 12 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, मतलब 12 लोग जो हैं वो किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। तो हाउ मैनी डेज विल ए 3 मैन डू द सेम वर्क? तो तीन आदमी कितने दिन में करेंगे? तो देखो 12 आदमी कितने दिन में करते हैं? 12 मैन कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। तो एक मैन कितने में करेगा? 12 इंटू 12 में। तो 12 बारी कितना हुआ? 144। तो 3 मैन कितने में करेंगे? 3 मैन कितने में करेंगे फिर? 12 बारी 144 बटा 3, कितना आएगा आंसर? देखो 4 3 चौके 12, 12 चौके 48। तो 48 है, देखो 48 डेज में। तो इसका आंसर आएगा 48 डेज में। तो ऐसे ही आपको ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये हो गया आपके 20 क्वेश्चन हो गए मैथ्स सेक्शन के। आपको मैंने बोला मैथ्स सेक्शन से कैसे आएंगे, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, लेंथी नहीं होंगे, लेकिन क्या होंगे? वो हो गए आपके थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन। आपको ट्रिक्स और फार्मूलों का पता होना चाहिए, तभी आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। तो अभी हमारा कंप्लीट हुआ ये मैथ सेक्शन। अब बात करते हैं आप हिंदी सेक्शन की। तो हिंदी से भी आपको कितने क्वेश्चन आएंगे? लगभग आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। और हिंदी में स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि कौन से स्टैंडर्ड से हैं आपके? 10th स्टैंडर्ड से। तो आपको क्या करना है इसके लिए, प्रेपरेशन के लिए? 6वीं से लेकर 10th की जितने भी आपके ग्रामर हैं वो आपको सारे स्टडी करने हैं, तब आपकी प्रेपरेशन पूरी फुल हो पाएगी, तब आप 20 नंबर लेने के काबिल हो पाओगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। रोहन ने यह नौकरी पाने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा है। तो मुहावरों का आपको पता होना चाहिए, मुहावरे टॉपिक का उसमें स्पेशल मेंशन किया हुआ है, मुहावरे आपको याद होने चाहिए। तो नौकरी पाने के लिए बहुत परिश्रम किया। बहुत परिश्रम पर क्या करना होता है? जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना या लुटिया डुबाना। तो कौन सा होता है? देखो, लोहे के चने चबाने का मतलब हुआ बहुत कठिन काम करना। तो इसमें आंसर क्या हुआ आपका? एड़ी चोटी का जोर लगाया। बहुत परिश्रम किया मतलब आपका आंसर हुआ एड़ी चोटी का जोर लगाया। तो इसका राइट आंसर है आपका सी। आपको क्या टिक करके आना है वहाँ पे, ओ मार्कशीट पे सी। अब कोल्हू का बैल होना। तो कोल्हू का बैल होने का क्या मतलब है? बुरी तरह काम करना, काम से जी चुराना, काम के लिए मना करना या गरीब होना। तो देखो, कोल्हू का बैल क्या होता है? वो बहुत मेहनत करता है, नाम से क्लियर हो रहा है। तो काम से जी चुराना तो इसका ऑप्शन हो नहीं सकता। काम के लिए मना करना भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोल्हू का बैल देखा है आपने, जो तेल निकालता है गोल गोल घूम के, तो वो बहुत मेहनत करता है। गरीब होना भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? बुरी तरह से काम करना ही होगा। ऐसे भी आपको ट्रिक्स लगा के अगर नहीं पता लगे तो ऐसे करना है। तो इसका आंसर आएगा आपका आंसर ए। देखो आंसर ये आपको ऐसे गोल करके आना है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पर्यायवाची शब्द भी आने हैं। तो आपको पर्यायवाची ऐसे बिल्कुल हलवा जैसे नहीं आ जाएंगे, आएंगे थोड़े से कठिन टाइप के ही। तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द आएगा आपका, क्या आएगा? उद्यान आएगा, क्षेत्र आएगा, उपवन आएगा या वन आएगा। तो अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, तो वो क्या है आपका? अरण्य का पर्यायवाची शब्द है वन। किसका पर्यायवाची है? अरण्य। वन का, या वन का क्या है पर्यायवाची शब्द? अरण्य। आंसर आएगा डी ऑप्शन। अब किनारा का पर्यायवाची शब्द है। तो किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या है? शर है, तीर है, तुरंग है या तरंग है, क्या है? तो किनारा का पर्यायवाची शब्द है, किनारे के, आपको अगर किनारे के पर्यायवाची आते होंगे तभी आपको वो आएगा। किनारे का पर्यायवाची है आपका तीर। अब विलोम शब्द की बात करें तो मिथ्य का विलोम शब्द बताएं। विलोम शब्द भी लिखा हुआ है वहाँ टॉपिक में। तो मिथ्य शब्द का विलोम शब्द कौन सा आएगा आपका? मिथ्य का क्या आएगा? झूठ आएगा, सत्य आएगा, कड़वा आएगा, मीठा। मिथ्य क्या होता है? मिथ्य क्या होता है? मिथ, ये बोला, ये तो एक मिथ है। मिथ क्या होता है? झूठ। मिथ क्या होता है? झूठ। तो झूठ का विलोम क्या आएगा आपका? झूठ का उल्टा क्या आएगा? सत्य। सत्य, सच्चा। तो सत्य देखो है कहाँ पे कहीं, तो इसका आंसर आएगा आपका बी। आंसर ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? बी। आप टिक करके आओगे इसमें। क्लियर? आगे देखो, संयोग शब्द का विलोम है। संयोग बोलते हैं ना, संयोग जुड़ा, संयोग, संयोग। तो संयोग मतलब जुड़ना। तो संयोग का क्या आएगा? प्रयोग आएगा, वियोग आएगा, योग आएगा, नियोग आएगा। तो संयोग का उल्टा बोला हुआ है, उल्टा आएगा आपका वियोग। कौन सा आंसर आएगा इसका? सही आंसर आएगा आपका बी। निम्नलिखित विकल्पों में अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन करना है आपको। इतने सारे शब्द दिए गए होंगे आपको, तो इसमें क्या है? आपको एक है अनुपयुक्त होगा। वो कौन सा है? आपको यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा टॉपिक अनेकार्थ शब्द, तब खग का क्या है? पक्षी, बाण सूर्य, चक्कर पहिया, सेना का व्यू घेरा, चपल का चंचल, पारा जीव, चपला का लक्ष्मी, बिजली या मध्य।
तो कौन सा क्या है, इनकरेक्ट कौन सा है इसमें, इनकरेक्ट है। अनुपयुक्त कौन सा है इसमें, इसमें अनुपयुक्त है आपका चपल। चपल इक्वल टू चंचल, पारा, जीभ। चपल का क्या अर्थ होता है, तो चपल का अर्थ होता है आपका चालाक। तो चालाक, ये चालाक से मैच नहीं कर रहे हैं ना ये, तो इसका आंसर क्या है, ये है, इसका राइट आंसर है आपका सी। सी क्या है, इनकरेक्ट है। आगे बात करेंगे हम, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हलवा सा क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है आपको। कितने हैं, 11 स्वर हैं हिंदी में आपके, और 33 क्या हैं आपके व्यंजन हैं। सिमिलरली आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए कितने वॉवल्स हैं और कितने कंसोनेंट हैं आपके। वो ए ई आई ओ यू के लेकर ए ई आई ओ यू आपको पता होगा, और बाकी जितने बन गए को आपके आगे कॉन्सोनेंट्स आगे। तो ऐसे आपको दोनों को रिलेट करके पढ़ना है। अब छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखो ये आपको उच्चारण स्थान भी पता होना चाहिए, आपको याद करना पड़ेगा। कंठ, तालु की इनके कौन कौन से हैं, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, ठीक है। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। एक बात और मैं क्लियर करूं, देखो अगर बंदा अनटच है ना हिंदी से, फॉर एग्जांपल हिंदी से अनटच है, तो ये फैक्ट है। मैं किसी भी, चाहे जितना भी उसका आईक्यू है, कोई अनटच हो गया है ना हिंदी से, फॉर एग्जांपल कोई साइंस की फील्ड में चला गया है, +2 के बाद उसने हिंदी टच नहीं करी है, या 10th के बाद हिंदी टच नहीं करी है ना, तो गारंटी है, मेरी गारंटी से बोल रहा हूँ मैं, कि उसको हिंदी वर्णमाला भी प्रॉपर नहीं आती होगी। अनार भी पूरे उसको ग तक, या जो भी है ग तक पूरे नहीं आते होंगे। सीक्वेंस बाई उसमें वो कोई ना कोई गलती करेगा ही करेगा। चाहे बंदे ने 10th के बाद फॉर एग्जांपल हिंदी छोड़ दी है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल वो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है और वो इंग्लिश सब्जेक्ट ही कैरी कर रहा है, तो उसको गारंटी है कि उसको हिंदी वर्णमाला के पूरे वो भी नहीं आते होंगे। भूल जाती है। तो उसमें स्वर व्यंजन ये आपने 6ठी 7वीं में पढ़े होंगे, आप भूल जाते हैं मैक्सिमम लोग, तो ये आपको ढंग से रिवाइज करना पड़ेगा। तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है आपका तालु। तालु से निकलती है आवाज, तो तालु क्या है आपका तालव्य। इसका आंसर आएगा आपका तालव्य। हिंदी ग्रामर जो है वो इंग्लिश ग्रामर की तुलना में कठिन है। हिंदी ग्रामर कठिन है इंग्लिश ग्रामर की तुलना में। इंग्लिश ग्रामर आसान है। अगर आप हिंदी में टॉपिक्स देखोगे तो काफ़ी कठिन टॉपिक हैं। अब संधि विच्छेद का फॉर एग्जांपल इसमें है नहीं पुलिस कांस्टेबल में, लेकिन अगर होता तो बहुत ही खतरनाक टॉपिक है वो भी, मतलब कठिन टॉपिक है। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने हैं कि याद करते करते थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अब आगे बात करेंगे हम, यह रास्ता दुर्गम है। देखो तो यहाँ पे दुर्गम लिखा हुआ है, दुर्गम क्या है, इनकरेक्ट है। आपको सही वाला लिखाना है कि कौन सा है सही, अपवर्तनी का वो इसका चयन करना है, तो कौन सा है आपको। तो देखो दुर्गम, 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 देखो चारों दुर्गम है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप हिंदी से टच हो तो आपको पता होगा ये वाला सही दुर्गम है, ये वाला सही दुर्गम है। अगर आप इसको भी टिक करके ना हो, इसको भी टिक करके ना हो, इसको भी टिक करके ना हो, और सही आंसर है बी। तो आपको ऐसे आसान, ऐसे छोटा सा दिया होगा लेकिन पजल करने वाला क्वेश्चन होगा। तो आपको कब, जब आप हिंदी से टच होगे, हिंदी ग्रामर आपको पूरा प्रिपेयर करना है। तो कैसे होगा, 6th से लेकर 10th तक आपको जितने भी ग्रामर हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब आपके जाके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आगे बात करेंगे, देखो फिर आ गया उच्चारण का क्वेश्चन एक, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, अगर आपको पता होगा तो देखो क, ख, खो ऐसे आता है, ग, घ, घ, घ। तो यहाँ आपको पूरा करना पड़ेगा कि कंठ से कौन से होते हैं, तालु से कौन से, मूर्धा से। तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, राइट आंसर है इसका कंठ। अब आगे आपका टॉपिक देखो, इंग्लिश में भी है टॉपिक, हिंदी में भी है, दोनों लैंग्वेजेस, दोनों इसमें सिलेबस में है। वहाँ पे लिखा हुआ है भाषा के भेद, पार्ट ऑफ स्पीच, भाषा के भेद, वो दोनों में है, दोनों टॉपिक्स में है। इंग्लिश में भी है, देखो वहाँ पे है पार्ट ऑफ स्पीच, इंग्लिश में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये टॉपिक आपका, एक को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे हिंदी को ना, तो हिंदी और इंग्लिश को आपने उसमें रिलेट करके पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे नॉन होगा, हिंदी में क्या होगा, संज्ञा होगा, इंग्लिश में नॉन होगा, नॉन प्रोनाउन होगा, वहाँ पे क्या होगा, सर्वनाम होगा। तो आपको हिंदी और इंग्लिश एक ही टॉपिक को आपने इनको दोनों को रिलेट करके पढ़ना है। जब नोट्स बनाओगे ना तो इकट्ठे नोट्स बनाना है इसके, मतलब
प्रिपेयर करोगे तो दोनों को इकट्ठे प्रिपेयर करना, आपको दोनों टॉपिक इकट्ठे कवर हो जाएंगे आपके। तो देखो भाववाचक संज्ञा पूछी हुई है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अगर आपको पता नहीं होगा कि संज्ञा क्या है और संज्ञा क्या के भेद है, उसमें भी भाव भेद कौन सा है, तो आप नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर सजावट है, आलसी है, पहचान है, जमाव है। तो भाव कौन सा नहीं है? भाव होता है जो भावना को प्रकट करे, भावना। तो कौन सा भाव? देखो पहचान, आलसी या आलसी कौन सा नहीं है? तो इसमें भाव नहीं है, जमाव नहीं है, भाव। बाकी सारे क्या हैं? तीनों के तीनों ये भाव हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो सीधा ही क्वेश्चन आ गया है, तो आपने पढ़ी होगी 10th तक। तो 10th की यही है 10th का व्याकरण, इससे हार्ड नहीं आएगा। संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बताने वाले को क्या बोला जाता है? विशेषण बोला जाता है। देखो विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो नाउन आ गया आपका संज्ञा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आ गया। तो आपको हिंदी और इंग्लिश को क्या करना है? रिलेट करके पढ़ना है। तो इसका आंसर आएगा आपका बी, विशेषण। आगे बात करेंगे, मोहन काली कमीज पहनकर स्कूल आया। इस वाक्यांश में क्रमशः विशेषण और विशेष्य शब्द कौन से हैं? तो विशेषण और विशेष्य शब्द अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर नहीं कर पाओगे आप। इस वाक्य में क्रमशः विशेषण और विशेष्य कौन से शब्द हैं? तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की इसको प्रकट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। तो देखो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? काली कमीज, मोहन काली कमीज पहनकर, स्कूल काली। तो देखो काली क्या आया? काला होना क्या आया? काला कौन क्या आया? काला होना है आपका विशेषता। विशेषता है ना उसकी, काला है ये। काला होना क्या है? विशेषता। मोहन क्या आया? किसी व्यक्ति, भेदभाव, जाति, नाम को क्या बोला जाता है? ये क्या आ गया आपका? संज्ञा। पहनना क्या आ गया? भाव। ठीक है। स्कूल क्या आ गया? स्कूल भी से फिर आ गया, संज्ञा आ गया। अब विशेषता देखो, विशेषता आ गई आपकी सिर्फ काली। विशेषता कहाँ आ रही है? यहाँ भी विशेषता आ रही है। कमीज, यहाँ आई विशेषता नहीं, यहाँ भाव आ गया। अब कमीज क्या है? साथ में विशेष्य के साथ, विशेषता के साथ विशेष्य। तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा आपका ए, काली कमीज। आगे बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विशेषण जो विशेषता प्रकट करे। देखो पहनावा, कड़वा, अभिमानी, मुलायम। अब कड़वा क्या है? कड़वा भी विशेषता है किस चीज़ की? कड़वा या मीठा होना, वो भी विशेषता है ना। कई फ्रूट मीठे होते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें कड़वी होती हैं। अभिमानी है तो मतलब बोलते हैं नहीं बंदा बड़ा प्राउडी है, अभिमानी है, तो विशेषता नहीं है उसकी। लेकिन इसमें मतलब डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये अभिमानी क्या है? विशेषता है। ये भी कपड़ा क्या है? मुलायम है या हार्ड है? कुछ चीज़ मुलायम है या हार्ड है, ये भी क्या है? विशेषता है। तो कौन सा विशेषता नहीं है? पहनावा नहीं है विशेषता सिर्फ। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका पहनावा। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। राजा ने गरीबों को कंबल दान किए। गरीबों में कौन सा कारक है? अब कारक पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन से कारक होते हैं। तो देखो कारक, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कारक क्या है? एक होते हैं कारक और आया कारक चिन्ह। कारक और कारक चिन्ह तो वो पढ़े आपने, जैसे आपको पता होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, आगे को भी आएगा, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध का के की रा रे री, ठीक है, अधिकरण आएगा मैं पर, संबोधन हे अरे रे। तो ऐसे ही है, गरीबों को दान दिए। तो को कौन सा है? को कौन सा है कारक है आपका? ऐसे ही आपको टेबल याद होना चाहिए, तभी मैंने जो पीछे टेबल पढ़ा वो आपको याद होना चाहिए। याद कैसे होगा? जब आपने पढ़ा होगा इसमें। तो को कारक, को में आया आपका संप्रदान कारक। इसका राइट आंसर है आपका संप्रदान। कर्ता कारण का विभक्ति चिन्ह क्या है? देखो मैंने फिर बताया आपको, टेबल याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ता के बाद इसका चिन्ह क्या है आपका? ने। ठीक, आगे बात करेंगे हम, नाव नदी में डूब गई। वाक्य में कौन सा कारक है? नदी में डूब गई। कर्ता ने कर्म को, देखो फिर वही टेबल आएगा, फिर वही टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि कौन सा कारक, कर्ण है, अधिकरण है, संप्रदान है या कर्ता है। तो कौन सा कारक है इसमें? अधिकरण कारक। इसका है राइट आंसर अधिकरण। आगे बात करेंगे, हिंदी वर्णमाला में
और और क्या है ये? देखो आपने आ पढ़ा होगा, देखो अंग और आ पढ़ा होगा आपने। तो ये क्या है? दोनों स्वर हैं या व्यंजन है, अयोग्यवा है या संयुक्त अक्षर है? इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अयोग्यवा। तभी मैं बोल रहा हूँ ना, एक वर्णमाला ही ऐसी है, वो उसमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी। जैसे मैंने आपको बोला उच्चारण स्थान आपके कौन से हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत ओष्ठ या मूर्धन्य जो भी है। तो स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, अयोग्यवा कितने हैं, संयुक्त अक्षर कितने हैं, तो बहुत है। उसमें आपको ऐसे पता लगेगा कि आपका ण शब्द है वो किस किस से मिल के बना है, ण आता है ऐसे। म शब्द है वो किस से बन के मिल के बना है, च शब्द किस से मिल के बना है, जैसे इंग्लिश में है ना। तो आपको वो पूरी डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। आगे बात करेंगे कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। अब ये व्यंजन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है ये कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। च छ ज झ ट ठ ड ढ क ख ग घ प फ भ ब। अब कंठ से कौन सी आवाज़ आती है, तालु से कौन सी आती है, मूर्धा से कौन सी आती है, दंत से कौन सी आती है, ओष्ठ से कौन सी आती है, दंतोष्ठ से कौन सी आती है? कैसे पता होगा आपको? जब आपको पता होगा कि कंठ से आती है आपकी क ख ग घ से आती है, आपने टेबल याद किया होगा, तब आपको पता लगेगा। आगे क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो प फ ब भ म में स्लैश व्यंजन होते हैं, तो कौन से होते हैं प फ ब में? फिर आपको वो भी याद करना पड़ेगा। कवर्ग होता है, चवर्ग होता है, टवर्ग होता है, कवर्ग, चवर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग, पवर्ग। फिर उनके उच्चारण स्थान ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो प फ ब भ में किसके आते हैं? उसमें से एक्सेप्शन केस भी आते हैं। टेबल आसान नहीं है याद करना, आसान नहीं है चीज़ें, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। प फ ब भ में कौन से व्यंजन होते हैं? तो कौन से होते हैं? ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं। तो ये हो गया हमारा हिंदी सेक्शन। कितने क्वेश्चन हो गए हिंदी सेक्शन के? आपको 20 क्वेश्चन हो गए। आगे बात करेंगे हम इंग्लिश सेक्शन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका चेंज ऑफ नरेशन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें लिखा हुआ है टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। आगे आपको एक प्रॉब्लम है, इसमें आगे सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो इसको आपको चेंज ऑफ नरेशन क्या करना है, इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये कैसे करोगे आप? जब आपको नरेशन के रूल पता होंगे सारे ही कि कैसे इसको चेंज किया जाता है। अब ये है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ वाक्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसका आंसर क्या आएगा? द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन राइज इन द ईस्ट, क्योंकि ये आपका सेम ही रहेगा। सेड टू का क्या हो जाएगा आपका? सेड टू का हो जाएगा टोल्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये रूल है ये भी। अगर आपको पता नहीं होगा नरेशंस के या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्या रूल हैं, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका ये है द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन राइज इन द ईस्ट। ये है इसका राइट आंसर सी। आगे बात करेंगे हम राधिका सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। इसको चेंज इन डायरेक्ट क्या करना है डायरेक्ट स्पीच में। अब क्या आएगा इसका? तो इसका आंसर आएगा आपका राधिका सेड दैट सी। इसका इसके अकॉर्डिंग होगा चेंज। सी वॉज वेरी बिजी देन। नाउ का क्या हो जाता है? देन हो जाता है। और ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है, तो किस में चल जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो किस में चला जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में? सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में जाता है? पास्ट टेंस में। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए क्या है आपको? टेंसेस पता होने चाहिए। पहले टेंसेस पता होने चाहिए। टेंसेस आपको पता होने चाहिए कितने टेंस हैं, उसमें कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा और टाइम कम है अभी, तो ये इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ें। देखो आगे है जयेश हैज सेंड द ईमेल। इसका क्या है? चेंज ऑफ वॉइस है। चेंज ऑफ वॉइस, जयेश हैज सेंड द ईमेल। तो कैसे आएगा? द ईमेल हैज बीन सेंट बाई जयेश। क्यों आएगा? जब आप रूल पढ़ोगे चेंज ऑफ वॉइस के, तब आपको पता लगेगा। इसका वैसे क्या एक्सप्लेनेशन है? व्हेन वी चेंज फ्रॉम, इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो देयर शुड बी नो चेंज इन, मतलब टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। अब एक्टिव और पैसिव आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जैसे, और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज होता है, इसमें टेंस नहीं चेंज होता है, इसमें टेंस वही रहता है। लेकिन वो क्या चीज़ें चेंज होती हैं, जब आप रूल्स पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा।
आगे बात करेंगे, देखो द मेलोडी हैज़ बीन कंपोज्ड वंडरफुली बाय राजन। अब ये है पैसिव वॉइस में है, ये क्या है, पैसिव वॉइस में। आगे दिए हुए हैं आपको एक्टिव वॉइस, तो आपको पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ से क्या आएगा, राजन, राजन क्या है आपका सब्जेक्ट है, तो राजन। अब देखो हैज़ बीन लिखा हुआ है इसमें, राजन में क्या लिखा हुआ है, हैज़ बीन लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बोला, टेंस चेंज नहीं होगा, तो टेंस वही रहेगा। टेंस क्या, हैज़ कंपोज्ड द मेलोडी वंडरफुली, तो इसका आंसर ये आएगा डी ऑप्शन करेक्ट है। अब रूल्स पढ़ोगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा। अभी फिलहाल अगर किसी जिसको रूल्स क्लियर है वो तो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, 4 ऑप्शन देख के उसको तो लग जाएगा पता। जिसको रूल्स क्लियर नहीं है वो हो जाएगा कंफ्यूज। तो रूल्स क्लियर करने के लिए क्या करो, सबसे पहले आप इसको पढ़ो कि टेंसेज क्या होते हैं। सबसे पहले ऑर्डर कैसे पढ़ोगे, सबसे पहले पढ़ोगे आप टेंसेज, उनके सारे जो भी हैं। देखो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब ये 12 पढ़ोगे उनमें उसके आपको रूल्स पता लगोगे, फिर करोगे आप वॉइस, चेंज ऑफ वॉइस करो, प्रिपेयर करो, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करो, फिर आपको क्लियर होगा पूरे तीनों टॉपिक के। ऐसे क्लियर नहीं होंगे। आगे MLA इज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग बाय द वोटर्स फॉर ए कंस्टिट्यूएंसी टू द लेजिस्लेचर। अब MLA का इसमें ये क्या है, ये इसमें क्या है, वह इनकरेक्ट है। इसको आपको क्या करना है, तो करेक्ट करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, MLA इज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग बाय द वोटर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द लेजिस्लेचर। तो क्या आंसर आएगा इसका जो सही है वो आएगा MLA इज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द, देखो इलेक्ट्स बाय भी नहीं होगा, इलेक्ट बाय भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा, इसमें होगा इलेक्ट बाय द वोटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द लेजिस्लेचर। इसके भी रूल्स हैं वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं हम, ही केम इन क्वाइटली सो दैट नॉट टू वेक द चाइल्ड। इसमें भी क्या है, इम्प्रूवमेंट है, तो कौन सी है, सो दैट की जगह क्या आएगा, सो दैट की जगह क्या है, इसमें आंसर आएगा आपका सो एज। ही केम इन क्वाइटली सो एज नॉट टू वेक द चाइल्ड। आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको जाके क्लियर होगा कि आपको एज कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है। ये आप सब आपको रूल्स क्लियर करके पता लगेगा, ऐसे पता नहीं लगेगा। आगे बात करेंगे, देखो आगे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और इंग्लिश के। हैविंग इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स पलक इज द मोस्ट सूटेबल पर्सन टू टेक ओवर द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। देखो क्या आएगा इसमें, कौन सा, वर्किंग आएगा, वर्कड आएगा, वाज वर्किंग आएगा। देखो ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा लगा हुआ है, वर्किंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वर्कड आया, सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है वर्ब की, वो लगती है पास्ट इंडेफिनिट में। वाज वर्किंग आएगा कि ये आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो कौन सा आंसर आएगा इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। कैसे, ऑप्शन सी। देखो क्यों आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ पास्ट में टेंस में, हैविंग वर्कड इन बोथ गवर्नमेंट एंड, की जो आपकी पलक है उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों में काम किया हुआ है, इसलिए वो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए मतलब सूटेबल व्यक्ति है। तो किस में बात कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग किस में है आपका, पास्ट में है। ये स्टार्टिंग का टेंस किस में है आपका, स्टार्टिंग का सेंटेंस पास्ट में है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, वर्कड होगा, कर चुकी है। आगे बात करते हैं, देखो विराट कोहली द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द फास्टेस्ट टू स्कोर 11,000 वनडे इंटरनेशनल रन्स इन द लास्ट मैच। तो क्या होगा, फंक्शनड होगा, अचीव्ड होगा, कार्ड होगा, ये कौन सा आंसर होगा इसका। देखो आंसर, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, आगे दिया होता है कि आपको कौन सा है, फंक्शन दोनों फिल किए जा सकते हैं, बोथ 1 और 3, फंक्शन या कार्ड फिल किया जा सकता है, या फिर आपको वो ओनली 2 अचीव्ड आ सकता है, बोथ 1, 2 और 3 आपको अचीव्ड या केयर्ड दोनों आ सकते हैं, बोथ 1 फंक्शन एंड केयर्ड दोनों आ सकते हैं। तो कौन सा आएगा, तो इसमें आपको पता ही है मैक्सिमम केसों में जब भी कोई आपकी उपलब्धि होती है तो उसमें क्या लिखा जाता है आपका, अचीव्ड। तो यहाँ क्या आएगा, ACHIEVED, अचीव्ड आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है, ओनली 2 होगा आंसर। तो ओनली 2 कहाँ है आपका, ऑप्शन बी। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन बी क्लिक करके आना है। इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा ऐसा ही होगा, आपको
क्लियर करना पड़ेगा। इसमें भी आपको 6 से लेके 10th का जीके पढ़ना पड़ेगा सारा। जिसका बेस कमज़ोर है उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यू कैन पिक डैश ऑफ 2, क्या है ऑप्शन, मैनी, मोर, आइदर, सम। तो इसमें क्या होगा, आइदर ऑफ 2। क्या आंसर आएगा इसका, आइदर, ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं, देखो इज नॉन अबाउट हर अचीवमेंट्स। तो इसका आंसर आपने मेरे को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे ही फाइंड आउट करके बताओ, इसका आंसर आपने बताना है मेरे को ये क्या होगा। क्या आंसर होगा आप देखिए, फ्यू होगा, लिटिल होगा, अ लिटिल होगा, या फिर नन होगा। ये एक थोड़ा सा कहावत टाइप भी है, एक कहावत भी है, तो आपने इसका आंसर बताना है। और कॉमनली नॉन वो है, सेंटेंस है ये। इंडस हैज़ 5 मेन ट्रिब्यूटरीज। तो क्या आएगा, एन आएगा, आल आएगा, ए आएगा, द आएगा। तो क्या आएगा, देखो बोलते हैं ना ए ई आई ओ यू, क्या है आपके वॉवल्स, उनके आगे क्या ए एन ही लगता है ना, एन एप्पल, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी आई है, लेकिन नहीं, यहाँ क्या आएगा आपका द। क्यों आएगा, आप रूल्स पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि द इंडस क्यों आएगा। आंसर है इसका द। ऐसे ही आगे, ही इज हेड ऑफ द फैमिली। इसमें क्या आएगा, द आएगा, ए आएगा, आइदर आएगा, ऑल आएगा। इसका भी आपने बताना है मेरे को कि क्या आएगा इसका आंसर। चाहे ढूंढ के बताओ, चाहे रूल पढ़ के बताओ, इसका आंसर आपने वो करना है कि क्या आंसर आएगा इसका। सिंपल सा है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नॉन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो फिर से आ गया, जो हिंदी में था वो इंग्लिश में आ गया। अब इसमें बोला हुआ आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नॉन्स। आपको संज्ञा ज्ञात करनी है कि कितनी संज्ञाएं हैं इसमें। संज्ञा को क्या बोलते हैं, नॉन। तो आपको संज्ञा की डेफिनेशन पता होगी, किसी व्यक्ति, भेदभाव, जाति, नाम के या स्थान के नाम को क्या बोला जाता है, संज्ञा बोला जाता है। तो आप कर पाओगे फाइंड आउट। आई नो दैट माइन एंड सरहा फ्रेंडशिप वर विल लास्ट फॉर एवर। देखो अब इसमें क्या क्या आएगा, कैसे फाइंड आउट करोगे। अब नाउन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। तो सरहा क्या है, डायरेक्टली क्या है, नाम है, तो डायरेक्टली क्या आएगा, नाउन। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन आ गया। प्रॉपर नाउन है क्योंकि प्रॉपर नाउन होता है, नाम आ गया आपका। अब फ्रेंडशिप क्या है, फ्रेंडशिप क्या है, फ्रेंडशिप एक भाव है, एक फीलिंग है। क्या है, फ्रेंडशिप क्या है, एक फीलिंग है ना। तो ये क्या आ गया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आपको नाउन के भेद बताओगे तभी कर पाओगे आप, वैसे नहीं कर पाओगे। अब फॉर एवर भी है एक, फॉर एवर। तो ये क्या है, ये एक कॉमन नाउन है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए कॉमन नाउन। तो कितने आगे देखो, सरहा, फ्रेंडशिप, फॉर एवर। ये आई क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पहले नाउन की बात करें तो नाउन कितने आए, नाउन आए आपके इसमें 3। तो आंसर आया आपका, राइट आंसर आया आपका 3। आगे बात करेंगे, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस देखो, प्रोनाउन या प्रोनाउंस आइडेंटिफाई करने हैं आपको। माई सिस्टर लॉस्ट हर फेवरेट बुक एंड शी कुडंट फाइंड इट लेटर। तो प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है आपका प्रोनाउन। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो कौन कौन से आए इसके। पहले तो एक माई, किसी का नाम था, उसने अपने नाम पे स्थान पर माई यूज़ किया। आगे क्या आया, हर, हर किसके लिए यूज़ किया, अपनी बहन के लिए, ठीक 2। आगे आगे आपका शी भी किसके लिए यूज़ किया, अपनी बहन के लिए। देखो आगे आया इट, माई सिस्टर आ गया आपका नाउन। आगे हर अभी उसकी सिस्टर के लिए यूज़ किया। बुक क्या आ गया आपका नाउन आ गया। शी फिर से आ गया आपका वो क्या बोलते हैं, वो आ गया। तो 1 2 3 फाइंड, ढूंढना, ये भी नहीं है। इट किसके लिए यूज़ किया, बुक के लिए यूज़ किया। तो ये नाउन के लिए यूज़ किया। तो आगे आपके 4। तो कितने आगे आपके 4 आगे आपके प्रोनाउन। तो ऐसे आपको इसका आंसर आया सी। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, वर्ब्स फाइंड आउट करनी है। वर्ब्स क्या होती है, वर्ब होती है आपकी क्रिया। क्रिया क्या होता है, काम करना। माई मदर इज कुकिंग डिनर फॉर अस। तो इसमें कितनी वर्ब्स हैं, देखो 2। तो एक तो डायरेक्टली नज़र आ रही है, कौन कौन सी, एक तो डायरेक्ट नज़र आ रही है,
कुकिंग तो डायरेक्ट नज़र आ रही है कि कुक करना क्या है, क्रिया है, काम करना है, कुक करना तो डायरेक्ट नज़र आ रही है। एक और है, वो कौन सी है, इज़ क्या है, इज़ एम और आर क्या बोलते हैं हम, क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। तो कितनी वर्ब्स आ गई, दो आ गई ना इसमें। तो आंसर आया आपका सी, आंसर आया आपका सी। कितना राइट आंसर आया, सी। तो सी आया आपका आंसर। क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी। किसका है, रीजनिंग का। आइडेंटिफाई, सॉरी पहले ये कर लेते हैं, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडजेक्टिव फाइंड आउट करने हैं किसमें, द एक्सपेंसिव ब्राउन इंग्लिश, हर एक्सपेंसिव ब्राउन इंग्लिश एंटीक न्यू वॉच स्टॉप्ड वर्किंग। तो इसमें क्या करने हैं आपको, एडजेक्टिव्स फाइंड आउट करने हैं। तो कितने एडजेक्टिव हैं इसमें, 1 है, 3 है, 5 है या फिर 6 हैं। तो कितने हैं, इसका राइट आंसर है 5। कितने हैं, 5। कौन कौन से, 1 2 3 4 और 5, 5 आ गए आपके इसमें एडजेक्टिव्स। ये हो गया आपका इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन से आपको मैक्सिमम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े हार्ड जैसे क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से ट्रिकी भी हैं। अगर आपको याद नहीं है, ग्रामर का पता नहीं है बिल्कुल भी, तो आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए, 6th से लेके 10th तक का आप पढ़िए, वो ग्रामर पढ़िए, उसमें से आप सारी चीज़ें क्लियर कीजिए, 10th से लेके स्टार्ट कीजिए, फिर आपको जाके क्लियर होगा सब कुछ। आगे बात करेंगे हम रीजनिंग वाले टॉपिक की। तो देखो एक प्रॉब्लम फिगर दी हुई है, ये वाली, ये आंसर फिगर दी हुई है। देखो आंसर फिगर दी हुई है आगे, ये दी हुई है 1 2 3 4 5। तो इसमें आपको आंसर ढूंढना है कि आपके इसके अकॉर्डिंग ये दी हुई है, तो इसका क्या होगा आपका। देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो प्लस माइनस, पहले तो ये देखो इस फिगर को एनालाइज करना है। देखो यहाँ पे ट्राइंगल, ट्राइंगल और उसके बाद सर्कल, 3 3 का जोड़ा है ना, 3 3 का जोड़ा कैसे है, ट्राइंगल ट्राइंगल सर्कल, सर्कल सर्कल ट्राइंगल है ना। ऊपर देखो यहाँ पे आया सर्कल सर्कल ट्राइंगल। अब 3 आ गई आपकी ये। अब आपको यहाँ पे भी अगली फाइंड आउट करनी है कि अगली आपकी क्या होगी। तो ये आपको कैसे फाइंड आउट करोगे आप, जब आप कोई सीक्वेंस ढूंढ पाओगे, सीक्वेंस ढूंढ पाओगे। तो सीक्वेंस कैसे ढूंढोगे आप, सीक्वेंस कैसे ढूंढोगे इसमें, देखो ट्राइंगल ट्राइंगल सर्कल, यहाँ पे सर्कल सर्कल ट्राइंगल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा ट्राइंगल ट्राइंगल। अब आगे क्या आएगा, आगे फिर आपका उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, आपका सर्कल आएगा यहाँ पे, ठीक है, सर्कल आएगा। अब देखो यहाँ क्या है, सर्कल सर्कल ट्राइंगल, फिर क्या है सर्कल सर्कल, फिर ऊपर क्या आएगा आपका ट्राइंगल। तो देखो यहाँ पे आ गया, ऊपर क्या आएगा आपका ट्राइंगल आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ क्या है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, फिर आ गया क्या आ गया, प्लस माइनस, माइनस आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। ये 3 तो आप ऐस के जैसे बन रही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, फिर क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस प्लस, ये आएगा ना, ऐसे बना ना, ये ऐसी बनी ना, ये देखो। तो इस और इसको ऊपर वो कर दो। तो देखो ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला ऑप्शन देखो कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आ गया, ये आ गया, फिर यहाँ माइनस प्लस है। तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे 5 नंबर पे। तो ये आ गया आपका 5, कहाँ आया, ये आया, इसका आंसर आया आपका 5 नंबर फिगर जो है वो करेक्ट है। तो देखो 5 नंबर है, तो है यहाँ पे 5, ये आ गया आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ऐसे आपको सॉल्व करने हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, ऐसे ही लेवल के आएंगे, आसान जैसा था। अब देखो सेम है, ये प्रॉब्लम फिगर है, तो प्रॉब्लम फिगर है 78। देखो इसमें भी कैसे करना है, ये आप सॉल्व करके बोलोगे, इसका आप सॉल्व करोगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपने सॉल्व करके देनी है, ये आपके लिए होमवर्क। ये कैसे करना है आपको, इसका आंसर बताना है कि क्या है, आंसर क्या है इसका। मैं बाद में इसका वो कर दूंगा, पिन कर दूंगा आंसर की, आंसर क्या है, अपना अपना इसको आप वो करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या जैसे भी करना है आपने इसको सॉल्व करना है बाद में। देखो ऐसे है, और ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है, इसके बाद कौन सी फिगर आएगी वो आपको वो करना है, फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन देखो क्लॉक से, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग।
दो हाउ मैनी डिग्रीज इन द हावर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। देखो कितने बजे हुए हैं, 8 बजे हुए हैं मॉर्निंग के, हाँ सुबह के 8 बजे हुए हैं। अब 9, 10, 11, 12, 1 और 2 बजे फिर कितना वो करेगी, कितने टर्न करेगी, हाउ मैनी डिग्रीज विल द हैंड रोटेट। हाँ तो छोटी वाली सुई जो है वो कितना रोटेट करेगी 2 बजे तक, छोटी वाली 8 पर है तो 2 पर कितना, देखो एक चक्कर में कितना लगाती है वो, एक चक्कर में कितना लगाएगी 180 डिग्री, 180 डिग्री लगाती है ना पूरे। तो देखो 180 बराबर है 360, अब बटा 12, अब कितने घंटे हुए, 1 2 3 4 5 6 घंटे हुए, तो 6 घंटे हुए ना, तो 6 घंटे में ऐसे लगाएगी चक्कर, 6 दूनी 12, 2 2 कम 2 2 8 16, 180। तो इसका आंसर आएगा आपका 180 डिग्री आंसर आएगा इसका। 180 कैसे, मैंने यही बोला ना 180 कैसे, 180 आया आपका, देखो कितना घूमती है, ये कितना एंगल आपका, ये आके आपका फॉर एग्जांपल ये आपका कितना है 0 45 90, ये सॉरी 75, यहाँ 90 आएगा, यहाँ 180 आएगा, ठीक है 270 और 360। तो एक चक्कर में कितना होती है 360, कितना आ गया एक चक्कर में 360, 360 12 घंटे में, तो 6 घंटे में कितना आया 180 डिग्री। क्लियर, ऐसे है ये आंसर 180 डिग्री। अब बोला है टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज इट विल बी, आज मंगलवार है तो अगले 61 दिन के बाद क्या होगा। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व, देखो एक वीक कितने का होता है 7 डेज का, ठीक है 9 वीक्स कितने के हो गए 63 दिन के। तो आज से अगर 9 आज बुध मंगलवार है तो अगले इसमें करेंगे तो आज से 9 हफ्ते बाद आज के दिन क्या होगा 63 दिन बाद क्या होगा मंगलवार होगा। अब हम 60 दिन 1 डेज के बाद पूछा हुआ तो मंगलवार ही होगा, 63 दिन के बाद मंगलवार होगा। तो 61 के बाद पूछा हुआ था उसमें 2 दिन और कम कर लो, तो 2 दिन क्या आया, एक सैटरडे कम हुआ, एक सॉरी संडे कम हुआ, तो क्या आएगा आपका पिछला दिन सैटरडे आएगा ना। कौन सा दिन आएगा, तो आंसर आएगा इसका आपका सैटरडे। Anuj introduces a girl as the daughter of the only daughter of the father of his maternal uncle. How is Anuj related to that girl? तो यहाँ पूछा हुआ है अनुज जो है वो किसी लड़की को इंट्रोड्यूस करता है कि वो बेटी है, सिर्फ बेटी है उसके फादर के मैटरनल अंकल की। तो अनुज उस लड़की से कैसे रिलेटेड है, तो देखो क्या लिखा हुआ, गर्ल की जो माँ है वो क्या है, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ हर फादर, ठीक है, हु इज़ आल्सो फादर ऑफ अनुज मैटरनल अंकल। तो लड़की की माँ और अनुज की माँ क्या हुई आपस में, लड़की की माँ और अनुज की माँ क्या हुई सेम हुई। तो लड़की की माँ और अनुज की माँ सेम हुई तो दोनों आपस में क्या हुए भाई बहन हुए। तो अनुज क्या लगा लड़की का भाई, राइट आंसर क्या है ब्रदर। आगे बात करते हैं पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, आर इज सिस्टर ऑफ पी, पी एंड क्यू क्या है आपस में भाई, आर इज सिस्टर ऑफ पी, एस इज सिस्टर ऑफ टी एंड टी इज सन ऑफ क्यू। देन हु इज द अंकल ऑफ एस। देखो अंकल पूछा हुआ किसका, एस का जो अंकल है वो कौन है, एस का अंकल कौन है। तो ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो क्यू क्या लिखा हुआ इसमें, इसमें क्या लगता है क्यू इज फादर ऑफ, क्यू क्या लग रहा है क्यू टी इज सन ऑफ ना, तो क्यू क्या हुआ क्यू इज फादर ऑफ टी, ठीक है, और टी इज ब्रदर ऑफ टी सन ऑफ है, तो इसका क्या हुआ इसके भाई हुआ ना, टी इज ब्रदर ऑफ क्या हुआ भाई हुआ इसका, टी इज ब्रदर ऑफ एस, ठीक है, और एस क्या हुई, एस इज डॉटर ऑफ, एस क्या फिर हुई फिर एस पी क्या हुआ, एस एस इज सिस्टर ऑफ टी, तो इसका भाई हुआ, तो एस क्या हुई इसकी, एस हुआ इसकी, एस बेटी हुई किसकी क्यू की। और पी और क्यू क्या बताया हुआ आपस में, तो पी और क्यू क्या है आपस में ब्रदर्स है, ठीक है। तो पी एस का क्या हुआ फिर, पी एस का हुआ फिर उस हिसाब से आपका अंकल, पी एस का क्या हुआ आपका आंसर अंकल। तो एस का अंकल क्या हुआ फिर आपका
आंसर हुआ आपका आंसर इसका पी। तो कैसे इसको आप सॉल्व करोगे, जैसे मैंने सॉल्व किया अभी देख देख के। क्यू क्या था, फादर था टी का, ठीक है, क्यू लिखा लिखा देखो, टी इज सन ऑफ क्यू, तो क्यू क्या इसका पिता हुआ, क्लियर। और टी क्या हुआ, टी भाई था एस का, टी देखो एस का क्या है, भाई है, टी हुआ इसका भाई, एस बेटी है क्यू की, एस क्या हुआ, ये क्यू क्या, एस क्यू की इसकी बेटी है, एस क्यू की क्या हुई आपस में, एस क्यू की बेटी है। तो पी क्या हुआ, पी क्या हुआ इसका, फिर ये दोनों भाई हैं आपस में, इसकी ये बेटी है, तो ये क्या हुआ, चाचा ही हुआ ना, चाचा हुआ, अंकल हुआ, क्योंकि दोनों आपस में और क्यों भाई हैं। अगर एक की एस बेटी होगी तो दूसरा क्या हुआ, चाचा या ताया हुआ, चाचा या ताया जो भी है वो हुआ ना, तो अंकल पूछा हुआ, तो क्या हुआ पी, इसका राइट आंसर हुआ आपका पी। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, देखो नेक्स्ट नंबर पूछा हुआ, दो 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 तीन छः, छः दो, देखो 2 6 12 20 30, लगाओ आप गणित कैसे होगा, देखो पहले करो एंटर, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 फिर 8 आए, 8 फिर 10 आए, 10 30 हुए, तो आगे यहाँ देखो 2 में 4 जोड़े तो कितने आए 6, फिर 6 में 6 जोड़े, देखो ऐसे बढ़ता जा रहा है, 4 जोड़े 6 जोड़े 8 जोड़े 10 जोड़े, तो अगले क्या जुड़ेंगे, देखो यहाँ से 20 से 10 जोड़े 30, 30 में 12 जोड़े तो 42, तो आंसर आएगा आपका 42। ऐसे आपको वो करना है। A car travels 60 miles in 1 hour. How long will it take the car to travel 180 miles at the same speed? तो आसान सा क्वेश्चन है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, तो 180 को कितने में लगेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, कितने में लगेंगे 3 घंटे में, 1 घंटे में 60 माइल जाती है, तो देखो 2 घंटे में चलेगी 120 और 3 में चलेगी 180, सेम स्पीड लिखा हुआ, तो 3 आवर्स, सीधा सा क्वेश्चन। आगे बात करेंगे फाइंड अ मिसिंग नंबर इन द सीरीज, 5 10 20 40, कैसे करोगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूना 40 और 40 दूना 80, तो आंसर आएगा सीधा ही आंसर आ गया आपका 80। कंप्लीट द एनालॉजी, देखो एनालॉजी से क्वेश्चन, बुक इज टू रीडिंग एज फॉर्क इज टू, बुक क्या पढ़ने के लिए होती है, तो फॉर्क किसके लिए होता है, फॉर्क क्या होता है, वो चम्मच ऐसा होता है ना कांटों वाला, तो वो किसके लिए होता है, किसके लिए, ड्राइंग के लिए, राइटिंग के लिए, ईटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, तो वो किसके लिए होता है, ईटिंग के लिए। राइट आंसर क्या होगा इसका आंसर सी। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 4480 मीटर्स एंड कनेक्ट द कुल्लू वैली विद स्पीति। कुल्लू वैली को कौन सा है, देखो कौन सा आएगा, रोहतांग, कुंजुम, जलोड़ी या बारालाचा, कौन सा आएगा, तो 4480 मीटर की ऊंचाई पर विस्थित है और कुल्लू और स्पीति को भी जोड़ता है, तो इसका आंसर होगा आपका कुंजुम दर्रा, कौन सा है, कुंजुम दर्रा। अब 88 की बात करें, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, हमने डिस्कस किया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स में ये क्वेश्चन, तो किस डिस्ट्रिक्ट में है ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, जी ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, तो ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करेंगे हम, Which of the following is the main reason for the frequent occurrence of landslides in हिमाचल प्रदेश, तो देखो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्टीप टेरेन एंड हैवी रेनफॉल, डिफॉरेस्टेशन। तो अभी फिलहाल तो ये सारे ही फैक्टर्स हैं, सारे ही फैक्टर्स हैं। अब आप चारों को टिक कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हो गया आपका कैसा क्वेश्चन, थोड़ा सा विवादास्पद क्वेश्चन, पर फिलहाल अगर हिमाचल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका ये आंसर है स्टीप टेरेन एंड हैवी रेनफॉल। बाकी सारी चीज़ें भी मतलब इसमें वो कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन भी हो रही है, उसका वो भी एक कारण है, ठीक है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ये अभी फिलहाल नेगलेक्ट कर सकते हैं इसको, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये भी ठीक ही है, लेकिन अब फिलहाल इसका ये है हमारा कि स्टीप टेरेन है और हैवी रेनफॉल्स की वजह से क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड होते हैं हमारे। द पांगी वैली नाउन फॉर इट्स यूनिक कल्चर एंड आइसोलेटेड लोकेशन इज लोकेटेड, तो पांगी वैली कहाँ है हिमाचल प्रदेश के, पांगी का पता होगा मैक्सिमम को, मंडी में है, चंबा में है, कुल्लू में है, कांगड़ा में है, तो कहाँ है पांगी वैली, आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो कैसे करेक्ट होना है ए, तो ये हो गया आपके 90 क्वेश्चन। तो 90 क्वेश्चंस में हमने क्या क्या कवर किया,
हिमाचल जी लास्ट वाला सेक्शन था रीजनिंग वाला, जीके वाला, रीजनिंग वाला सेक्शन कवर किया हमने, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स कवर किया। तो देख लो 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन में आपके कितने मार्क्स बनते हैं इस 90 क्वेश्चन में। 90 क्वेश्चन में से आपके, अगर आपको फिलहाल अभी आप 60 तक पहुंचते हो इसमें, 60 तक, तो आपकी तैयारी ओके ओके चल रही है, आपको थोड़ा सा जोर लगाने की ज़रूरत है। 60 से कम तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है फिलहाल इस पॉइंट पे, तो आप देख लीजिए। और जो मैंने क्वेश्चन वो किए थे, छोड़े थे, उनका मैं आंसर प्रिंट कर दूंगा, आपको सॉल्व करने हैं वो वाले रीजनिंग वाले क्वेश्चन। ऐसे ही कम से कम ट्रिकी जैसे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे लेकिन थोड़े से ट्रिकी होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।